18 दिसंबर 1878 जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गोरी में एक गरीब कॉबलर के घर में एक ऐसे लीडर का जन्म होता है जिसकी माँ तो उसे पादरी बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने तय कर दिया था कि वह आगे चलकर कठोर दिल का आदमी बनेगा। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि यूएसएसआर का क्रूर कहा जाने वाला तानाशाह जोसेफ स्टालिन था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 20वीं सदी में यूएसएसआर के अंदर औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया और कम्युनिस्ट विचारधारा पर दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य खड़ा किया। लेकिन वही इसके शासन के दौरान लाखों बेगुनाह लोगों की सांसें गुलाग की बर्फीले जंगलों और अकाल की भयानक पीड़ा में खत्म हो गई। तो आखिरकार सवाल खड़ा होता है कि क्या जोसेफ स्टालिन एक महान नेता था या फिर इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सत्ता के लिए अपने ही साथियों का खून बहाया। By many as the bloodiest dictator of the 20th century. During his 30-year rule of the Soviet Union, 20 million people were murdered and slaughtered. He personally signed the death warrant for tens of thousands of victims. Yet he created an image of himself so powerful that at the height of his reign he was hailed throughout Russia and the West as the father and savior of the Soviet people. जोसेफ स्टालिन के बचपन का नाम लोसिफ विचारियोनोविच जुगासविली था, पर बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर जोसेफ स्टालिन कर दिया। जोसेफ स्टालिन ने अपना बचपन गरीबी और अपने पिता की हिंसा के बीच बिताया। इनके पिता बिसारियन शराबी थे और इनको बहुत मारते पीटते रहते थे, पर इनकी माँ केटेवन गेलादे काफी धार्मिक महिला थी और अपने पति की हरकतों से परेशान थी, जिसके चलते इन्होंने अपने बेटे स्टालिन का एडमिशन शहर के एक चर्च स्कूल में किया ताकि वो वहां पर धार्मिक शिक्षा लेकर पादरी बन सके। स्टालिन के बचपन का स्वभाव भले ही गुस्सैल था, लेकिन ये पढ़ाई में काफी होशियार था। स्टालिन ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए तिफ्लिस थियोलॉजिकल सेमिनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां पर इसने कार्ल मार्क्स और कई अलग अलग रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ना शुरू किया और बहुत ही कम समय में ये इनसे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया कि कुछ समय बाद इसने खुद को एथिस्ट घोषित कर दिया और उसी साल स्कूल छोड़कर पूरी तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल हो गया। इसी दौरान इसने कई भाषण दिए और मजदूरों को इकट्ठा किया। लेफ्टिस्ट और रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर रशियन एम्पायर को उखाड़ फेंकना ही स्टालिन के जीवन का अब लक्ष्य बन गया था। 1901 में इसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की, जिसका मकसद रोमन डायनेस्टी के जार रेजिमेंट को उखाड़ फेंकना था। सन 1901 में इस पार्टी ने स्टालिन को बटूमी भेजा, जहां उसे पार्टी के लिए कई काम सौंपे गए। साल 1902 में स्टालिन ने रिफाइनरी स्टोर हाउस में काम किया, जहां पर इसने मजदूरों के हक के लिए कई हड़तालें की, जिसके परिणाम के तौर पर मजदूरों के पेमेंट बढ़े। लेकिन लगातार हो रही हड़तालों और मजदूरों के मांगों की वजह से कैपिटलिस्ट ने पुलिस की मदद लेकर सारे रेवोल्यूशनरीज और प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह मारा पीटा। हालांकि इससे शांति नहीं बहाल हुई और स्टालिन ने फिर से एक नई हड़ताल घोषित कर दी, पर इस बार पुलिस में और ज्यादा बर्बरता दिखाई। कई सारे लेफ्टिस्ट लीडर्स पकड़े गए और हजारों की तादाद में लोग बुरी तरह जख्मी हुए। इस कांड को इतिहास में बटूमी मैसेकर का नाम दिया गया। इस कांड के बाद स्टालिन भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन तब तक कम्युनिस्ट सोसाइटी से लेकर रशिया तक में स्टालिन के नाम का डंका बज चुका था। 1903 में स्टालिन के केस की सुनवाई हुई और उसे 3 साल के एग्जाइल में साइबेरिया भेज दिया गया। हालांकि जल्द ही स्टालिन इस एग्जाइल से भाग निकला और फिलिप्स आ गया। स्टालिन के फिलिप्स आने के साथ ही उसके पॉलिटिकल करियर में बड़ा बदलाव हुआ। इसके एग्जाइल के दौरान 1903 में आरएसडीएलपी पार्टी का बंटवारा हो गया और उसी में से एक नई पार्टी बोल्शेविक पार्टी का उदय हुआ, जिसे व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे। स्टालिन क्योंकि लेनिन से पहले से ही प्रभावित था, तो उसने भी इसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जल्द ही सेंट पीटर्सबर्ग में एक भयानक मैसेकर हुआ, जिसमें रेवोल्यूशनरीज को मारा गया। इस दिन को इतिहास में ब्लडी संडे का नाम दिया गया। इसी के बाद स्टालिन ने लेफ्टिस्ट की टोली बनाई, जिसका नाम रखा गया रेड बैटल स्क्वाड। इस स्क्वाड का काम था कि वो लोकल पुलिस पर हमला करे और हथियारों की चोरी करे। साथ ही में स्टालिन ने पार्टी के लिए फंड वगैरह भी इकट्ठा करना शुरू किया। इन सभी कामों से स्टालिन का पार्टी में प्रभाव और अधिक बढ़ गया। इसके बाद साल 1905 में जॉर्जियन बोल्शेविक ने स्टालिन को फिनलैंड में होने वाली बोल्शेविक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए भेजा। इसी कॉन्फ्रेंस में स्टालिन ने पहली बार लेनिन से मुलाकात की। 1905 से 1907 के दौरान स्टालिन ने बैंक लूटना जारी रखा और कई बार लेनिन से सीक्रेट मीटिंग्स भी की। इसी बीच स्टालिन ने 1906 में अपनी पहली शादी
एकातेरिना स्वानिदेज से की, लेकिन जल्द ही 22 नवंबर 1907 को स्टालिन की पहली पत्नी की मौत हो गई। स्टालिन ने उसकी मौत पर कहा कि इस औरत ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाया था और अब इसकी मौत के साथ ही मेरी जिंदगी में ह्यूमैनिटी की भी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद स्टालिन खुलकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल हो गया। बैंक रॉबरी और पार्टी फंडिंग का सारा काम स्टालिन और अग्रेसिव तरीके से करने लगा। 25 मार्च 1908 को स्टालिन फिर से गिरफ्तार हुआ और इस बार इसे लगभग 8 महीने की जेल के बाद सोल्विस गोट्सक नाम की जगह पर एग्जाइल में भेज दिया गया। स्टालिन को यहाँ 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 24 जून 1909 को स्टालिन वहां से भाग निकला और बाकू आकर फिर से पार्टी टास्क में इन्वॉल्व हो गया। पर स्टालिन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं निकली और स्टालिन फिर से 23 मार्च 1910 को पकड़ा गया और इसे वापस सोल्विस गोट्सक एग्जाइल में भेजा गया और फाइनली लगभग 2 साल बाद स्टालिन फिर से वहां से भाग निकला और लेनिन के कामों में जुट गया। 1912 में स्टालिन को सक्सेस की पहली सीढ़ी मिली जब लेनिन ने उसे बोल्शेविक पार्टी की फर्स्ट सेंट्रल कमेटी और न्यूज़पेपर प्राउडा का अध्यक्ष बनाया। लेनिन से जब स्टालिन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो पार्टी और लेनिन के लिए और भी ज्यादा डेडिकेटेड हो गया। पर 30 फरवरी 1913 को स्टालिन फिर से गिरफ्तार हो गया और अब की बार इसे आर्कटिक रीजन के एक रिमोट गांव कुरेका में एग्जाइल दी गई ताकि अब की बार स्टालिन भाग ना पाए। और फाइनली जब 3 अप्रैल 1917 को स्टालिन अपनी एग्जाइल पूरी करके बाहर आया तब स्टालिन की इस होम कमिंग से रशिया के पूरे वर्कर कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ उठी। अब जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए थे और कॉमरेड स्टालिन कई सारे भाषण और रैलीज को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस को भी पब्लिश किया। अब रशिया में जार एम्पायर के खात्मे की पूरी तैयारी जोरों पर चल रही थी कि बोल्शेविक मिलिटेंट ने जुलाई में रिवोल्ट कर दिया। चारों तरफ आर्मी को टारगेट किया जाने लगा और रशिया ब्लड बाथ के किनारे खड़ा हो गया। इससे आहत हुई सरकार ने बोल्शेविक को बुरी तरह घेरना शुरू किया। इसी बीच स्टालिन ने लेनिन की जान बचाई। उसने लेनिन को जैसे तैसे छुपा के फाइनली फिनलैंड भेज दिया। इसके बाद स्टालिन के मजबूत साथ और लेनिन के इन्फ्लुएंस में अक्टूबर में फिर से रशिया में क्रांति हुई और इस बार बोल्शेविक ने पूरी तरीके से पावर सीज करके खुद को गवर्नमेंट घोषित कर दिया। अब लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट नेशन यूएसएसआर के फाउंडर बन गए। यहाँ पर स्टालिन की भी ताकत बढ़ गई क्योंकि अब वो एक ऐसी पार्टी का खास सदस्य बन गया था जो इस वक्त पूरे यूएसएसआर को चला रही थी। पर 1924 में सीरियस मेडिकल इश्यूज के कारण लेनिन की डेथ हो गई और फिर पार्टी में उनके सक्सेशन को लेकर दो लोगों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। इन दो लोगों में से एक लियोन ट्रोट्स्की और दूसरा जोसेफ विचारियोनोविच स्टालिन था। स्टालिन और ट्रोट्स्की के बीच में शुरुआत से ही काफी ज्यादा अनबन रही थी जिसके कारण दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। इस चीज को लेकर बोल्शेविक पार्टी में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। 1924 में स्टालिन ने सोशलिज्म इन वन कंट्री का स्लोगन शुरू कर दिया जिसका मकसद कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन में मजबूत करना था। लेकिन ये कदम मार्क्सिज्म और ट्रोट्स्की की सोच के खिलाफ था जो चाहते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म को एग्जीक्यूट कर पूरी दुनिया में फैलाया जाए। स्टालिन पार्टी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने साल 1929 में ट्रोट्स्की को पार्टी और देश से बाहर निकाल दिया और साल 1940 में खबर आई कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। यूएसएसआर की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद स्टालिन धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की राह पर चल पड़ा। इसने 1 अक्टूबर 1928 को अपनी पहली 5 इयर्स प्लान को लागू कर दिया। इस प्लान से स्टालिन ने यूएसएसआर में एक्सेसिव और एक्सीलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम किया और इस प्रोजेक्ट से वास्तव में यूएसएसआर को काफी फायदा भी पहुंचा था। इससे कोयले, तेल और भी ऐसी कई चीजों का प्रोडक्शन भी बढ़ा था। लेकिन स्टालिन को इस प्लान के शुरुआत में ढेर सारे फूड आइटम्स की आवश्यकता थी जिसकी वजह से उसने किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जैसे छोटे फार्मर्स के जमीनों का ग्रुप बनाकर उसे अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया और तो और 90% प्रोडक्शन का हिस्सा रूलिंग एलिट्स को देने लगा और 10% सिर्फ किसानों को। अभी इन परेशानियों से फार्मर्स उभरे भी नहीं थे कि अचानक से प्राकृतिक मुसीबतें आने लगी जिससे हार्वेस्टिंग आधे से भी कम हो गई और लगभग सारा फसल रूलिंग एलिट्स को जाने लगा। इन कारणों से किसानों का हाल दिन ब दिन बदतर होने लगा। स्टालिन के इस कदम से सोवियत यूनियन में फेमाइन आ गई जिसे द सोवियत फेमाइन कहते हैं। 1930 से लेकर 1933 तक चले इस फेमाइन में सोवियत यूनियन के ज्यादातर खेती जैसे यूक्रेन, नदन कोकासस, वोल्गा रीजन, कजाकिस्तान,
द साउथ यूरल्स और वेस्ट साइबेरिया वगैरह में लोग भूख से मरने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान लगभग 80 लाख लोगों की मौत पूरे सोवियत यूनियन में भूखमरी के कारण हुई थी। लगातार लोगों पर ब्रुटैलिटी बरसाते हुए और लाखों को मौत के घाट उतारते हुए स्टालिन को धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा कि अब उसकी गद्दी शायद छीनी जा सकती है, जिसके कारण उसने एक भयानक फैसला लिया। उसने एक ऐसे एक्ट को लाने की कोशिश की जो दिल दहला देने वाला था। इस एक्ट का नाम था द ग्रेट पर्ज, जिसके हिसाब से ऐसा कोई भी इंसान जिससे स्टालिन को खतरा महसूस होता था या कोई ऐसा जो मशहूर होने लगता था, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे मार दिया जाता था। साल 1934 के करीब स्टालिन ने एनकेवीडी को बनाया था, जिसका काम लेबर्स को चलाने का और लोगों को सजा देने का था। बट अकॉर्डिंग टू सम फैक्ट स्टालिन की ऑर्गेनाइजेशन एक खुफिया पुलिस का भी काम करती थी। स्टालिन ने 103 में से 83 आर्मी जनरल को और 149 में से 91 सेंट्रल कमेटी मेंबर को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पार्टी के 30 लाख में से 10 लाख एक्टिविस्ट को भी मरवा दिया। साल 1936 से लेकर साल 1938 तक स्टालिन ने 2 ऐसे कैंप्स का गठन किया जिसमें उन सारे लोगों को मजदूर की तरह काम करवाया जाता था जो स्टालिन के सपोर्टर्स नहीं होते थे। जिसमें प्रिजन कैंप्स में कई लोगों को भूखे प्यासे जेल के अंदर डाल दिया जाता था, जिस वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए। पर इससे भी भयानक मंजर गुलाग कैंप्स में देखने को मिलता था, जहां लोगों को बंद करके उन्हें मजदूर बनाकर उन पर अत्याचार किए जाते थे और हर रोज कई लोग मारे जाते थे। ये कैंप्स उन्हीं जगह पर लगाए जाते थे जहां मौसम काफी हार्श होता था, जैसे आर्कटिक रीजन और साइबेरिया। और 1929 से लेकर 1953 के बीच में इन कैंपों में लोगों के मरने का आंकड़ा करीब 45 लाख पहुंच चुका था। साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और ये वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 का डर लगभग सारे यूरोपियंस के दिल में बैठा हुआ था। ऐसे में स्टालिन ने पहले तो एंटी जर्मन अलायंस करने की कोशिश की, लेकिन बाद साल 1940 में इसने एडोल्फ हिटलर के साथ पैक्ट साइन कर लिया, जिसके तहत सोवियत यूनियन और जर्मनी दोनों एक दूसरे पर ना तो अटैक करेंगे और ना ही एक दूसरे के एनिमीज का साथ देंगे। लेकिन उसी साल यूएसएसआर पर एडोल्फ हिटलर का आतंक छाने लगा। हिटलर ने रशिया को अपने हाथ में लेने के लिए सोवियत यूनियन पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन जर्मनी की ये गलती तब खुद पर भारी पड़ गई जब सोवियत रेड आर्मी ने इनको स्टालिनग्राड में बुरी तरह हरा दिया और इसके साथ ही स्टालिन का वर्चस्व एंटी ईस्टर्न यूरोप में लगभग अगले 50 सालों तक के लिए बढ़ गया। इसके बाद यूएसएसआर, द ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने मिलकर अपना अलायंस फॉर्म किया और 1945 को नागासाकी अटैक के साथ वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए। स्टालिन अपने आखिरी के कुछ सालों में मॉस्को के एक छोटे से कॉटेज में रहने लगा, जहां ये ज्यादा लोगों से तो नहीं मिलता था, लेकिन ये अपने 4 खास कॉमरेड्स को अक्सर फिल्म देखने और दावत पर बुलाया करता था। स्टालिन के इन 4 खास कॉमरेड्स का नाम था जॉर्ज मेलेंको, स्टालिन डिप्यूटी प्रीमियो, लॉरेंटी बेरिया, चीफ ऑफ सेक्रेटरी पुलिस सर्विसेज, निकिटा कुर्सेव, स्टालिन सक्सेसर, और निकोलाई बुल्गानिन, जो कि स्टालिन की डिफेंस मिनिस्टर थे। साल 1945 में स्टालिन को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जिस समय स्टालिन को हार्ट अटैक आया तो उसी समय उसे देख रहे डॉक्टर को फौरन जेल में बंद कर दिया गया और करीबन 1 साल बाद उसने सेंट्रल कमेटी कांग्रेस मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सबको लगा कि स्टालिन अपना सक्सेसर चुनने वाला है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसने अपने इनर सर्कल के नेताओं को ये तक कह डाला कि स्टालिन के बिना उनकी कोई औकात नहीं है। इस बात से उस मीटिंग की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बहुत लोगों का मानना है कि इस मीटिंग के बाद ही स्टालिन को उन्हीं चारों कॉमरेड्स में से किसी एक ने जहर दे दिया। 28 फरवरी 1953 की रात जब स्टालिन के साथ उनके चारों खास कॉमरेड्स ने आखिरी दावत की, तब इस दावत में स्टालिन ने अपने खास कॉमरेड्स से अपने एक दहशत भरी प्रोजेक्ट डॉक्टर स्लैन के बारे में जानकारी ली। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग स्टालिन कई जूइश डॉक्टर्स को जेल के अंदर और अपने कैंप्स में डलवा दिया था। उसी दिन स्टालिन को दोबारा दिल का दौरा पड़ा और उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। इतनी सीरियस कंडीशन को देखकर डॉक्टर को स्टालिन के पास भेजा गया, जहां उसका आधा शरीर पैरालिसिस का शिकार हो गया था। स्टालिन के बीमार पड़ने की खबर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर दी गई और बता दिया गया कि रविवार को आए दिल के दौरे के कारण उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और आखिरकार 5 मार्च 1953 की रात जब जोसेफ विचारियोनोविच स्टालिन ने अपनी आखिरी सांसें ली, तब जाके इस तरह सोवियत यूनियन की इस क्रूर तानाशाह का अंत हुआ। इनकी मौत भले ही मिस्टीरियस रही, लेकिन इनके फ्यूनरल में लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर आंसू बहाए। भले ही इतिहास इन्हें क्रूर तानाशाह बोले, लेकिन स्टालिन ने पूरी जिंदगी खुद को रेवोल्यूशनरी और कॉमरेड ही बोला और इसी शान के साथ उसने अपनी आखिरी सांसें ली।